आप सुन रहे हैं द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ, नॉर्मन डॉयज की हिंदी ऑडियो बुक समरी। ये कहानी हमारे दिमाग की उस अद्भुत अंग की, जिसके बारे में वैज्ञानिक सदियों से यही सोचते आए थे कि यह एक बार बन जाने के बाद बदलता नहीं। जैसे कोई मशीन हो जिसके पुर्जे ज्यों के त्यों रहते हैं, और अगर कोई हिस्सा खराब हो जाए तो उसकी जगह कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। लेकिन नॉर्मन डॉयज की ये किताब हमें बताती है कि ये धारणा पूरी तरह गलत है। दिमाग न केवल बदलता है बल्कि वह खुद को फिर से गढ़ सकता है, नए रास्ते बना सकता है और असंभव लगने वाली चोटों से उबर सकता है। ये कहानी उन लोगों की है जिन्होंने इस अद्भुत क्षमता को अपनी जिंदगी में साकार किया, और उन वैज्ञानिकों की जिन्होंने इसे समझा। कहानी शुरू होती है शेरिल शिल्स नाम की एक महिला से। शेरिल का जीवन एक सतत गिरावट की तरह था। उसके कान के भीतर का संतुलन तंत्र, जिसे वेस्टिबुलर अपरेटस कहते हैं, पूरी तरह खराब हो चुका था। एक एंटीबायोटिक दवा के अत्यधिक सेवन से उसकी यह क्षमता नष्ट हो गई थी। अब उसके लिए सिर्फ सीधा खड़ा होना भी एक चुनौती थी। वह स्थिर बैठी रहती, फिर भी उसे लगता कि वो किसी अथाह गड्ढे में गिर रही है। ये सिर्फ शारीरिक पीड़ा नहीं थी, यह एक मानसिक यातना थी। उसकी जिंदगी रुक गई, नौकरी छूट गई, सामाजिक जीवन समाप्त हो गया। डॉक्टरों ने उसे बता दिया था कि यह स्थिति लाइलाज है, जैसे आंख की रेटिना खराब होने के बाद अंधापन ठीक नहीं हो सकता। लेकिन तब उसकी मुलाकात हुई पॉल बाख या रीता नाम के एक वैज्ञानिक से। ये वह व्यक्ति था जिसने दशकों पहले यह सिद्ध किया था कि दिमाग स्थिर नहीं है, वह बदल सकता है, ढल सकता है। बाफ या रीता ने एक ऐसा उपकरण बनाया था जो संतुलन की सूचनाओं को जीभ के जरिए दिमाग तक पहुंचाता था। एक छोटी सी टोपी पर लगा एक्सेलेरोमीटर शेरिल के सिर की हर हरकत को मापता और उस जानकारी को जीभ पर रखी एक छोटी सी प्लेट में विद्युत संकेतों के रूप में भेजता। जीभ, जो शरीर का सबसे संवेदनशील अंग है, उन संकेतों को दिमाग तक पहुंचाती। शुरुआत में यह सब बहुत अजीब था। शेरिल को अपनी जीभ पर एक अजीब सी झंझनाहट महसूस होती, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग इन संकेतों को समझने लगा। वो फिर से स्थिर महसूस करने लगी। पहली बार वर्षों में उसने अपने पैरों पर जमीन का एहसास पाया। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब उपकरण हटा लिया गया। डॉक्टरों ने सोचा था कि जब तक उपकरण चालू है शेरिल ठीक रहेगी, लेकिन उसके बंद होते ही वह फिर से उसी हालत में लौट आएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ समय बाद, उपकरण हटाने के बाद भी शेरिल का दिमाग उन संकेतों को पहचानने और उन पर प्रतिक्रिया देने लगा। उसके दिमाग ने संतुलन के लिए नए रास्ते बना लिए थे। यही था न्यूरोप्लास्टिसिटी का चमत्कार, दिमाग की वह क्षमता जो खुद को नए सिरे से तराश सकती है। शेरिल ने अपनी जिंदगी वापस पा ली। वह चल सकती थी, दौड़ सकती थी, बिना डरे जी सकती थी। उसकी कहानी इस बात का सबूत थी कि दिमाग किसी भी उम्र में, किसी भी हालत में खुद को फिर से बना सकता है। इस कहानी से हम एक और कहानी में प्रवेश करते हैं, जो है बारबरा एरोस्मिथ की। बारबरा का बचपन बेहद अजीब था। वो बहुत होशियार थी, उसकी याददाश्त अद्भुत थी, लेकिन साथ ही उसे कुछ ऐसी समस्याएं थीं जिन्हें उस समय कोई नहीं समझ पाता था। वो घड़ी में समय नहीं देख पाती थी, शब्दों के अर्थ समझने में उसे दिक्कत होती थी, और लोगों से बात करते समय वह अक्सर उलझ जाती थी। स्कूल में उसे मंदबुद्धि करार दे दिया गया, लेकिन बारबरा जानती थी कि वह मंदबुद्धि नहीं है। उसके अंदर एक अजीब सी असमानता थी, कुछ क्षमताएं अद्भुत तो कुछ लगभग शून्य। उसने अपने लिए एक रास्ता खोजा। उसने पढ़ा कि दिमाग बदल सकता है, नए तंत्रिका संपर्क बना सकता है। उसने फैसला किया कि वह अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए व्यायाम करेगी। उसने खुद के लिए कठिन से कठिन मानसिक अभ्यास बनाए। वह घंटों बैठकर उन समस्याओं को हल करने की कोशिश करती जो उसे सबसे मुश्किल लगती थी। धीरे धीरे उसके दिमाग ने जवाब देना शुरू किया। वह घड़ी देखना सीख गई, भाषा को समझने लगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह रियल टाइम में जीने लगी। यानी उसका दिमाग उसी गति से सूचनाओं को प्रोसेस करने लगा जिस गति से दुनिया उसके सामने आई थी। बारबरा ने अपने अनुभव से एक स्कूल बनाया, जहां वह उन बच्चों की मदद करती थी जो उसी तरह की समस्याओं से जूझ रहे थे। उसने सीखा कि हर लर्निंग डिसेबिलिटी के पीछे दिमाग के किसी खास हिस्से की कमजोरी होती है, और उस कमजोरी को दूर करने के लिए सही तरह के व्यायाम किए जा सकते हैं। उसके स्कूल में आने वाले बच्चे जिन्हें दुनिया ने असफल करार दे दिया था, वहां आकर न सिर्फ पढ़ना लिखना सीखते थे, बल्कि आत्मविश्वास भी हासिल करते थे। बारबरा की कहानी ये सिखाती है कि दिमाग को बदलने की ताकत हम में खुद में है, बशर्ते हम उसे सही दिशा देने का साहस करें। इस किताब का एक और अहम हिस्सा है माइकल मर्जनिच की कहानी। मर्जनिच एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत को व्यावहारिक रूप देने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने सबसे पहले यह साबित किया कि दिमाग के नक्शे, जो हमारी संवेदनाओं और हरकतों को नियंत्रित करते हैं, स्थिर नहीं होते, वह बदलते हैं। अगर हम किसी उंगली का इस्तेमाल बार बार करते हैं तो दिमाग में उस उंगली के लिए आरक्षित जगह बढ़ जाती है। अगर हम किसी काम को करना बंद कर दें तो वह जगह धीरे धीरे कम हो जाती है और दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल होने लगती है। ये सिद्धांत, जिसे यूज इट या लूज इट कहा जाता है, हमारी सीखने की पूरी प्रक्रिया को समझाने का आधार बन गया।
मर्जेनिश ने यह भी दिखाया कि हमारी सीखने की क्षमता उम्र के साथ खत्म नहीं होती। बच्चों की तरह बूढ़े लोग भी नई चीज़ें सीख सकते हैं, बशर्ते वे सही तरीके से सीखें। उन्होंने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जिसे फास्ट फॉरवर्ड कहा गया, जो बच्चों को पढ़ने और भाषा समझने में मदद करता था। ये प्रोग्राम दिमाग को उसी तरह प्रशिक्षित करता था जैसे कोई एथलीट अपनी मांसपेशियों को। इसने उन बच्चों को भी पढ़ना सिखा दिया जिन्हें डिस्लेक्सिया था और जिन्हें पहले सीखने में असमर्थ माना जाता था। मर्जेनिस ने यह भी बताया कि हमारे दिमाग में एक सीमा होती है जिसे क्रिटिकल पीरियड कहते हैं। ये वह समय होता है जब दिमाग किसी खास क्षमता को सीखने के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होता है। अगर उस समय तक वह क्षमता विकसित नहीं हो पाती तो बाद में उसे सीखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन असंभव नहीं। मर्जेनिस ने यह भी दिखाया कि कैसे ध्यान, एकाग्रता और बार बार अभ्यास से हम इन सीमाओं को पार कर सकते हैं। किताब का अगला हिस्सा हमें एक पूरी तरह से अलग दुनिया में ले जाता है, प्रेम और यौन आकर्षण की दुनिया। यहाँ डोइज हमें ए नाम के एक युवक की कहानी सुनाते हैं। एक सुंदर होनहार युवक था, लेकिन उसका जीवन प्रेम में बार बार असफल होता था। वह हमेशा उन महिलाओं की ओर आकर्षित होता था जो भावनात्मक रूप से अस्थिर थीं, जो उसके साथ बुरा व्यवहार करती थीं, जो उसे छोड़ देती थीं। वह जानता था कि यह रिश्ते उसके लिए अच्छे नहीं हैं, फिर भी वह उनसे दूर नहीं जा पाता था। उसकी इस समस्या की जड़ उसके बचपन में थी। उसकी माँ शराब की लत में डूबी रहती थी। उसके साथ उसका व्यवहार कभी प्यार भरा तो कभी हिंसक। ए ने बचपन में प्रेम और हिंसा को एक साथ जोड़ना सीख लिया था। उसके दिमाग में ये दोनों अनुभव आपस में जुड़ गए थे। जब वो बड़ा हुआ तो उसका दिमाग उन्हीं महिलाओं की तलाश करता था जो उसकी माँ की याद दिलाती थीं, जो उसे उसी तरह का मिश्रित अनुभव दे सकें। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का वो अंधेरा पहलू था जहाँ दिमाग अनुभवों के आधार पर ऐसे रास्ते बना लेता है जो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। लेकिन यहाँ भी उम्मीद थी। थेरेपी के जरिए ए ने अपने दिमाग के इन गलत रास्तों को पहचाना और उन्हें बदलने की कोशिश की। उसने सीखा कि प्रेम का मतलब हिंसा नहीं है, कि सुरक्षा और स्नेह भी प्रेम का हिस्सा हो सकते हैं। धीरे धीरे उसके दिमाग ने नए संपर्क बनाए। वह अब उन महिलाओं की ओर आकर्षित होने लगा जो उसके लिए अच्छी थीं। ये कहानी हमें बताती है कि हमारी भावनाएं, हमारे आकर्षण, हमारी पसंद नापसंद, ये सब हमारे दिमाग के ढांचे का हिस्सा है और इसलिए इन्हें बदला जा सकता है। डोइज इसी संदर्भ में आधुनिक पोर्नोग्राफी के प्रभाव पर भी चर्चा करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे लगातार पोर्नोग्राफी देखने से दिमाग के रास्ते बदल जाते हैं। जो लोग इसके आदी हो जाते हैं उनके लिए वास्तविक जीवन का प्रेम और यौन संबंध असंतोषजनक हो जाते हैं। उनके दिमाग ने उत्तेजना के लिए एक नया मानक बना लिया होता है जिसे वास्तविक जीवन में पाना मुश्किल होता है। ये भी न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक उदाहरण है कि हम जिस चीज़ का जितना अधिक अभ्यास करते हैं, दिमाग उसे उतना ही मजबूत बना लेता है, चाहे वह चीज़ हमारे लिए अच्छी हो या बुरी। अब कहानी आगे बढ़ती है एडवर्ड टॉब की ओर, एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने स्ट्रोक पीड़ितों के पुनर्वास में क्रांति ला दी। टॉब ने पाया कि स्ट्रोक के बाद मरीज अपने लकवाग्रस्त अंग का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, लेकिन इसका कारण सिर्फ शारीरिक क्षमता नहीं होती। दरअसल शुरुआती असफल प्रयासों के बाद दिमाग उस अंग का इस्तेमाल करना सीख लेता है कि वो काम नहीं करेगा। टॉब ने इसे लर्नड नॉन यूज का नाम दिया। उन्होंने एक थेरेपी बनाई जिसमें मरीजों के स्वस्थ अंग को बांध दिया जाता था, जिससे वे मजबूरन अपने लकवाग्रस्त अंग का इस्तेमाल करने लगते थे। पहले तो यह बेहद कठिन होता था, लेकिन धीरे धीरे दिमाग नए रास्ते बनाने लगता था। इस थेरेपी के जरिए जो लोग वर्षों से व्हीलचेयर पर थे, वे फिर से चलने लगे। एक व्यक्ति जिसे 45 साल पहले स्ट्रोक हुआ था, उसने कुछ ही हफ्तों में अपना हाथ हिलाना सीख लिया। ये थेरेपी साबित करती है कि दिमाग कितना धैर्यवान है। वह वर्षों बाद भी नए रास्ते बना सकता है, बशर्ते उसे सही तरह से प्रशिक्षित किया जाए। टॉप का काम यह भी बताता है कि हमारी सीमाएं अक्सर हमारे दिमाग में बनी होती हैं और उन्हें तोड़ा जा सकता है। इसके बाद डोइज हमें जेफरी श्वार्ट्ज की कहानी से मिलवाते हैं, जिन्होंने ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के इलाज में न्यूरोप्लास्टिसिटी का इस्तेमाल किया। ओसीडी से पीड़ित लोग बार बार एक ही विचार में फंस जाते हैं, जैसे कि हाथ गंदे हैं, दरवाज़ा बंद नहीं है, और उस विचार से छुटकारा पाने के लिए वे बार बार एक ही क्रिया दोहराते हैं। श्वार्ट्ज ने पाया कि यह दिमाग के एक खास हिस्से में लॉक होने जैसा है। दिमाग उस विचार पर अटक जाता है और आगे नहीं बढ़ता। श्वार्ट्ज ने एक सरल लेकिन शक्तिशाली थेरेपी विकसित की। उन्होंने मरीजों को सिखाया कि वे अपने विचारों को ओसीडी का लेबल लगाकर पहचानें। जब उन्हें लगता कि हाथ गंदे हैं तो वे कहते, ये मैं नहीं सोच रहा, ये मेरा ओसीडी सोच रहा है। फिर वे उस विचार पर ध्यान न देकर किसी दूसरी सुखद गतिविधि में मन लगाते। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे दिमाग ने नए रास्ते बनाए। पुराने ओसीडी से जुड़े रास्ते कमजोर हो गए। श्वार्ट्ज ने साबित किया कि हम अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं, हम उन्हें बदल सकते हैं। फिर किताब हमें विलायनोर रामचंद्रन की दुनिया में ले जाती है, जो एक अद्भुत न्यूरोलॉजिस्ट हैं। रामचंद्रन ने फैंटम लिम्ब पेन यानी उस अंग का दर्द जो शरीर से कट चुका हो के रहस्य को सुलझाया। उन्होंने पाया कि जब कोई अंग कट जाता है तो दिमाग में उस अंग के लिए बना नक्शा खाली नहीं रहता। आसपास के अंगों के नक्शे उस जगह पर कब्जा कर लेते हैं। इसलिए जब किसी व्यक्ति के चेहरे को छुआ जाता है
तो उसे अपने कटे हुए हाथ में झुनझुनी महसूस होती है। ये दिमाग का एक भ्रम है, लेकिन ये भ्रम इतना वास्तविक होता है कि ये असहनीय दर्द पैदा कर सकता है। रामचंद्रन ने इस समस्या का एक सरल और शानदार समाधान निकाला, मिरर बॉक्स। ये एक ऐसा बक्सा होता है जिसमें एक दर्पण लगा होता है। मरीज अपना स्वस्थ हाथ उस बक्से के अंदर रखता है और दर्पण में उसका प्रतिबिंब दिखता है, जैसे कि उसका कटा हुआ हाथ वहां हो। जब मरीज अपने स्वस्थ हाथ को हिलाता है तो उसे दिखता है कि उसका कटा हुआ हाथ भी हिल रहा है। इस भ्रम से दिमाग को संदेश जाता है कि हाथ हिल रहा है और धीरे धीरे फैंटम दर्द समाप्त हो जाता है। रामचंद्रन का काम ये सिखाता है कि हमारा शरीर एक फैंटम है, एक ऐसी छवि जो हमारा दिमाग बनाता है, और इस छवि को बदलकर हम शारीरिक दर्द को भी नियंत्रित कर सकते हैं। किताब का अगला अध्याय हमें अल्वारो पास को लियोन से मिलवाता है, जिन्होंने दिखाया कि कल्पना करना भी दिमाग को बदल सकता है। उन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें एक समूह को पियानो बजाने का अभ्यास कराया गया और दूसरे समूह को सिर्फ पियानो बजाने की कल्पना करने को कहा गया। दोनों समूहों ने लगभग समान समय तक अभ्यास किया। जब उनके दिमाग के नक्शे देखे गए तो पता चला कि दोनों समूहों में उंगलियों के लिए आरक्षित जगह बढ़ गई थी। यानी कल्पना ने वास्तविक अभ्यास की तरह ही दिमाग को बदल दिया था। पास्को लियोन ने यह भी पाया कि जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो दिमाग में तेजी से बदलाव होता है, लेकिन ये बदलाव अस्थायी होते हैं। अगर हम उसी काम को लगातार कई दिनों तक करते रहें तो बदलाव स्थायी हो जाते हैं। यही कारण है कि परीक्षा से एक रात पहले रटा हुआ ज्ञान जल्दी भूल जाता है, लेकिन धीरे धीरे लगातार सीखी गई चीजें जीवन भर याद रहती हैं। पास्को लियोन का काम हमें बताता है कि हमारे विचार, हमारी कल्पनाएं, हमारे सपने, ये सब हमारे दिमाग को बदलने की ताकत रखते हैं। इसके बाद डोइज मनोविश्लेषण और न्यूरोप्लास्टिसिटी के संबंध पर चर्चा करते हैं। वह एक मरीज मिस्टर एल की कहानी बताते हैं जो 50 साल की उम्र में गहरे अवसाद में था। उसकी माँ की मृत्यु उसके बचपन में हो गई थी और वह उस घटना को याद भी नहीं कर पाता था, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी उसी घटना से प्रभावित थी। वह महिलाओं के साथ संबंध नहीं बना पाता था, हर रिश्ते से भाग जाता था। मनोविश्लेषण के जरिए जब वह अपने बचपन के उस आघात को समझने लगा तो उसके दिमाग में नए रास्ते बनने लगे। वह अपनी माँ की मृत्यु के प्रति अपनी भावनाओं को समझ सका और धीरे धीरे उसने प्रेम करना सीखा। ये कहानी साबित करती है कि मनोविश्लेषण भी एक न्यूरोप्लास्टिक थेरेपी है। ये हमारे दिमाग के उन रास्तों को बदलती है जो हमारे अतीत के आघातों से बने हैं। किताब का अगला हिस्सा बुढ़ापे और दिमाग की क्षमता के बारे में है। डोइज हमें स्टेनली करांस्की नाम के 90 वर्षीय व्यक्ति से मिलवाते हैं जो इस बात का जीता जागता उदाहरण थे कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। करांस्की ने 80 साल की उम्र में फैमिली डॉक्टर के रूप में रिटायरमेंट ली थी और तब भी वह मानसिक रूप से पूरी तरह सक्रिय थे। उन्होंने बताया कि वह लगातार नई चीजें सीखते रहते हैं, खगोल विज्ञान, पत्थर संग्रह, इतिहास। वे कहते हैं कि जब वह किसी विषय में रुचि लेते हैं तो उसे गहराई से समझने की कोशिश करते हैं और जब उसे पर्याप्त समझ लेते हैं तो अगले विषय की ओर बढ़ जाते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि हमारे दिमाग में जीवन भर नए न्यूरॉन्स बनते रहते हैं। ये प्रक्रिया, जिसे न्यूरोजेनेसिस कहते हैं, खासकर हिप्पोकैम्पस नामक हिस्से में होती है जो सीखने और याददाश्त से जुड़ा है। नए न्यूरॉन्स बनने के लिए सबसे जरूरी है शारीरिक व्यायाम और मानसिक उत्तेजना। जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं और नई चीजें सीखते रहते हैं उनके दिमाग में नए न्यूरॉन्स बनते रहते हैं और उनमें अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है। करांस्की की कहानी हमें बताती है कि बुढ़ापा गिरावट का नाम नहीं है, बल्कि ये विकास का भी समय हो सकता है, बशर्ते हम अपने दिमाग को सक्रिय रखें। किताब की अंतिम कहानी सबसे चौंकाने वाली है। यह है मिशेल मैक की। मिशेल का जन्म सिर्फ आधे दिमाग के साथ हुआ था। उसका बायां हिस्सा, जो भाषा, तर्क और विश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है, लगभग पूरी तरह अनुपस्थित था। डॉक्टरों ने उसके माता पिता से कहा कि वह कभी नहीं चल पाएगी, कभी बात नहीं कर पाएगी, लेकिन मिशेल ने सबको गलत साबित किया। वह चलती है, बात करती है, पढ़ती लिखती है। उसकी गणना करने की क्षमता अद्भुत है। वह कैलकुलेटर से भी तेज गणना कर सकती है। मिशेल का दिमाग, उसका एकमात्र दायां हिस्सा, उन सभी कार्यों को संभाल लेता है जो सामान्यतः दोनों हिस्सों में बंटे होते हैं। उसके दिमाग ने खुद को पूरी तरह पुनर्गठित कर लिया है। बेशक उसे कुछ चीज़ों में कठिनाई होती है। वह अमूर्त विचारों को नहीं समझ पाती, नक्शे नहीं पढ़ सकती और सामाजिक संकेतों को समझने में उसे परेशानी होती है, लेकिन फिर भी वह एक स्वतंत्र, सक्षम और खुशहाल जीवन जी रही है। उसकी कहानी न्यूरोप्लास्टिसिटी का सबसे शक्तिशाली उदाहरण है। ये साबित करती है कि दिमाग की क्षमता उसके आकार या संरचना से नहीं, बल्कि उसके ढलने की क्षमता से मापी जाती है। इन सभी कहानियों के माध्यम से नॉर्मन डॉइज हमें एक ही संदेश देते हैं: हमारा दिमाग हमारी सोच से कहीं अधिक लचीला, कहीं अधिक शक्तिशाली, कहीं अधिक आशाजनक है। ये जन्म से मृत्यु तक बदलता रहता है, नए रास्ते बनाता रहता है, पुराने रास्तों को मजबूत या कमजोर करता रहता है। हम जो सोचते हैं, जो करते हैं, जो महसूस करते हैं, जिस पर ध्यान देते हैं, ये सब हमारे दिमाग की संरचना को बदलता है। इसका मतलब यह है कि हम अपने दिमाग के निष्क्रिय दर्शक नहीं हैं, हम इसके वास्तुकार हैं।
हम अपने विचारों, अपने अभ्यास, अपनी कल्पनाओं से अपने दिमाग को नई दिशा दे सकते हैं। हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं, अपने आघातों से उबर सकते हैं और बुढ़ापे में भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये किताब हमें ये भी बताती है कि ये क्षमता सिर्फ हमारे भीतर ही नहीं है, बल्कि हम इसे दूसरों की मदद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शेरिल की बहाली, बारबरा का स्कूल, मर्जेनिच का कार्यक्रम, टॉप की थेरेपी, श्वार्ट्ज का इलाज, रामचंद्रन का मिरर बॉक्स, ये सब इस बात के उदाहरण हैं कि कैसे विज्ञान और मानवीय सहानुभूति मिलकर दिमाग की इस अद्भुत क्षमता को जगा सकते हैं। इस कहानी का अंत एक सवाल के साथ होता है। अगर दिमाग इतना अद्भुत है तो हम इसका उपयोग क्यों नहीं करते? शायद इसलिए क्योंकि हम ये नहीं जानते कि यह संभव है। शायद इसलिए क्योंकि हम अपनी सीमाओं को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। लेकिन ये किताब हमें बताती है कि ये सीमाएं टूट सकती हैं। ये कहानी उम्मीद की है, उस उम्मीद की जो हर उस व्यक्ति के भीतर होनी चाहिए, जो कभी असफल हुआ है, जो कभी टूटा है, जो कभी सोचता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अब हम जानते हैं कि दिमाग बदल सकता है, और जब दिमाग बदल सकता है तो हम सब कुछ बदल सकते हैं। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।